again back on your own platform of Biology Nagari with your own subject. But beta, today we are going to deal with the first chapter of class 11th Biology. It means आप ये भी समझ सकते हैं कि आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से एंटर करने वाले हैं, because the class 11 first chapter is basically the living world. बेटा इस फर्स्ट सेक्शन में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ कैन वी प्रेफर एनीबॉडी एज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग। कैसे हम कह सकते हैं कि आगे कुछ भी है तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। कुछ क्राइटेरियाज होंगी जिसके आधार पर ही हम कह पाएंगे कि हाँ ये क्राइटेरिया जिसके अंदर है इसका मतलब ये लिविंग है, और अगर नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब लिविंग थिंग्स को हम समझ जाएंगे कि लिविंग थिंग्स इन्हें कहते हैं, उसके बाद उन लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि लिविंग्स एक दो तो है नहीं 84 लाख दुनिया है, 130 करोड़ बहुत सी वेराइटीज हैं हमारे यहाँ, तो सबको एक एक करके याद रखना इम्पॉसिबल है फॉर अ ह्यूमन माइंड। तो हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करेंगे तो बेसिकली जो मेन लिविंग की क्लासिफिकेशन है वो दो ही है, मतलब पूरे यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स दो ही हैं, एक प्लांट एक एनिमल। बाकी जो भी है इसी में सब कैटेगराइज्ड है, कैटेगरीज दो हैं, इसमें सब कैटेगरीज बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स में भी कुछ हवा में उड़ने वाले बर्ड्स कैटेगरी, कुछ स्क्रॉल करने वाले, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, कुछ हम ह्यूमंस ऐसे करते हैं, लेकिन बेसिक दो ही कैटेगरीज हैं। मतलब कोई बोले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग कितने हैं पूरी यूनिवर्स में, सिर्फ दो, प्लांट एंड एनिमल। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको आखिर में किस क्राइटेरिया पे हम जज करते हैं कि ये लिविंग है नॉन लिविंग। फिर फाइनली लास्ट में हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मैं अदर वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि प्लांट हो चाहे एनिमल, उनका एक ऐसा नाम रखना जरूरी है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सके। यूनिवर्सली एक्सेप्ट मतलब हम अगर यहाँ पर मैंगो ट्री के नाम से जानते हैं आम के पेड़ को, तो जरूरी नहीं है कि चाइना में भी मैंगो ट्री के नाम से ही उसे जाना जाता है, ठीक है। तो एक नाम ऐसा रहना चाहिए जिससे सब उसको जाने, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहे। तो एक ऐसा नामकरण करना जरूरी है जिसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। और फाइनली लास्ट में प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस को, सैंपल्स को कहाँ रखा जाता है, जैसे म्यूजियम, जू, ये सारे बारे में है। मतलब पूरी की पूरी चैप्टर बेटा फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड 4 सेक्शंस में एनसीईआरटी में वो बांटी गई है। आपको पता है कि हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे, क्योंकि नीट हो चाहे बोर्ड हो, द मेन सिलेबस इज द एनसीईआरटी। तो मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पर कमांड कर लीजिए, आ जाएगी आपको चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आपको पूरी लेक्चर में एक चीज समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज पर मैं एनसीईआरटी को फोकस करूंगा। जहां जहां मैं आपको इंटरफेस भी दिखाता चलूंगा कि यहाँ ये लाइन मैंने खुद नहीं कहा, एनसीईआरटी के हूबहू मेंशन लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए बेटा, हमारा ये जो चैप्टर है ये 4 पैराग्राफ्स में बांटा गया है। फर्स्ट द इंट्रो पैरा, ये बेटा एनसीईआरटी का इंट्रो पैरा दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का 1.1 मतलब फर्स्ट पैरा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा ये एनसीईआरटी का पैरा 1.2, उसी तरीके से पैरा 1.3 और फाइनली लास्ट पैरा 1.4, ठीक है। तो इन सबको कवर करेंगे, लेकिन चैप्टर को, वीडियो को, लेक्चर को लेंदी ना करते हुए हम इस पूरी की पूरे चैप्टर, मतलब ये 1.1 इंट्रोडक्टरी पैरा से लेकर के और 1.4 तक के पूरे चैप्टर के लेंथ को 2 पार्ट में बांट देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा ये रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, इसके बाद हमारा जो शूट होगा वो पार्ट 2 का होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम इंट्रोडक्टरी पैरा का एक लाइन समझेंगे। इंट्रोडक्टरी पैरा इसको बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। और इसके बाद 1.1 के सारे कैरेक्टर्स, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि मेल लिविंग है और नहीं होंगे तो नॉन लिविंग।
मतलब इंट्रोडक्टरी पैरा एंड 1.1 विल बी द टुडेज क्लास। ओके, आज इन दोनों को हम समझेंगे। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ सी बेटा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रो पैरा, द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ये इंटरफेस देख लीजिए, हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। समझाने के बाद आपको फिर इस इंटरफेस को दिखाऊंगा कैसे एक एक लाइन हमें कवर करनी है। ठीक है, देखिए बेटा, intro para, when we start the intro para of beta the living world, basically this paragraph is dealing with we are living in this world, in this universe with a high diversity। मतलब हम इस दुनिया में बहुत ही तरह के लोगों के बीच में हैं। कुछ माउंटेन्स में हैं, कुछ माउंटेन हैबिटेट है, कुछ डिजर्ट्स में रहते हैं स्पीशीज, कुछ पानी में भी डीप, कुछ करंट पानी में, करंट मतलब बहते हुए पानी में। मतलब ये जो बहुत ज़्यादा तरह की वैरायटीज़ है ना हमारे आसपास, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और तो और टाइप्स भी ज़्यादा है हमारे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपटीशन किए हुए हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, मार रहे हैं सर्वाइवल के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन शो कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोऑपरेशन के साथ कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, ऑल थिंग्स आर फॉर सर्वाइवल। क्योंकि जीने के लिए या तो मारेंगे या तो मिल करके चलेंगे, लेकिन जीना तो है। जीने के लिए दोनों तरह की चीजें हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शार्क्स भी हमें दिख रहे हैं, कहाँ पर? वाटर में। ठीक है, वाटर के स्पीशीज। माउंटेन्स भी हैं हमारे यहाँ, डेजर्ट्स हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ये सारी क्या है? फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनलैंड्स हैं हमारे यहाँ। ये सारे कुछ हैबिटेट्स हैं हमारे यहाँ। क्या है? हैबिटेट्स। ठीक है, फिर बहुत तरह की हाई डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। हाई डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा स्पीशीज है हमारे यहाँ, बहुत काइंड्स के, बहुत टाइप्स के। ठीक है, अब बेटा इस पैराग्राफ में एक चीज और मेंशन है कि इन सारी चीजों को देखते हुए साइंटिस्टों के दिमाग में दो क्वेश्चन अराइव किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि what is the difference between living and non-living? How can we justify that the following thing is living or non-living? दूसरा क्वेश्चन, why should the living should be life? मतलब जीना जरूरी है ही क्यों? बट बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो दूसरा वाला जो सवाल था कि जीना जरूरी क्यों है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। We will discuss on the first question that what is the comparison between the living and non-living। और सही बताऊं तो यही इसी एक सवाल पर ये पूरा चैप्टर है कि what is the difference between living and non-living। अब देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी के इंटरफेस की सारी चीजों को मैं दिखाता हूँ जो अभी मैंने बात की। एनसीईआरटी के ये इंट्रोडक्टरी पैरा है। ठीक है, इस इंट्रोडक्टरी पैरा पे एनसीईआरटी के साफ साफ नीचे ही देखिए, अभी जो मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन अराइजेस, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन की मैं इस पे आप देखते रहिए, मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाता हूँ साथ ही साथ। मैंने भी एनसीईआरटी दी हुई है ताकि मेरा मेन फोकस एक लाइन नहीं छूटना चाहिए। इंट्रो पे आप देखते रहिएगा, इंटरफेस आपके लिए ओपन है स्क्रीन पे। साथ से लिखा हुआ बेटा, दिस क्वेश्चन हैज टू इंप्लीमेंट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट की नॉन लिविंग और लिविंग व्हाट अपोजेस, मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन है, फिलॉसफी से हो गया है, अध्यात्म से हो गया। ठीक है, तो हम साइंस में इसको नहीं डील करने वाले कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ जीना ही जरूरी क्यों है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट द सेकंड, मैंने जो भी बोला वो नहीं करने वाले। ठीक है, और देखिए हमारे यहाँ भी दिया हुआ है कि कोल्ड माउंटेन्स, डिसीजेस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, इन इतने सारे हैबिटेट्स हैं हमारे यहाँ कि क्या ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये बस इतना ही हमारा इंट्रो पैरा बता रहा है। एक लाइन का मतलब समझ आ गया, ये पैराग्राफ का इतना ही मतलब था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा ये वाला इंटरफेस 1.1 व्हाट इज लिविंग।
इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और बेटा हाँ, वन थिंग मोर, नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद हम आ गए हमारा नेक्स्ट पैरा, व्हिच इज पैरा 1.1, which is basically discussing about that what is the living, what are the criteria by which we will justify that the thing is living or non living। basically डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग में, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिसको देखकर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि the thing is living और नॉन लिविंग। तो देखिए बेटा, अब इसको समझते हैं। basically if the characteristics like the growth, the metabolism, the reproduction, the ability to sense and response towards the stimulus, consciousness, ये सारी कुछ कैरेक्टर्स अगर होती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो हमारे मन में एक बात आती है कि यस इट इज लिविंग। और ये सारी चीजें नहीं होती तो हमारे दिमाग में सिंपली आती है कि द थिंग्स आर नॉट लिविंग। तो बेसिकली व्हाट आर द क्राइटेरियाज व्हिच आर डिस्क्रिमिनेटिंग बोथ ऑफ दीस एस्पेक्ट्स। बेसिकली लिविंग के लिए क्राइटेरियाज क्या हमारे दिमाग में आया बेटा? ग्रोथ, first thing which come in our mind is the growth. If there will be growth, we will say yes, it's living. Second thing, if they are reproducing, it means if they are pursuing the reproduction, they are giving birth to their young ones, अगर वो अपने ही की तरह बच्चों को जन्म दे रहे हैं तो yes they are living। तुरंत दिमाग में बात आती है ये सारी चीजें। थर्ड चीज, मेटाबॉलिज्म हो रहा उन लोगों में। मेटाबॉलिज्म समझते हो बेटा? बताता हूँ आपको मेटाबॉलिज्म क्या है। बेसिकली व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जितनी भी सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चल रही हैं, चाहे उस प्रोसेस में कुछ बन रहा हो या कुछ टूट रहा हो, इट्स डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उन सबको मिला जुला के एक नाम मेटाबॉलिज्म दे दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास 10 बच्चे हैं ग्रुप में, तो कुछ बच्चे लिखने में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग उनकी अच्छी है, कुछ का स्पोकन इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, कुछ का मतलब हर तरह से अच्छाइयाँ हैं अलग अलग तरह की। तो मैं सबको अलग से एक एक खूबी के लिए डिनोट ना करके उन सारे बच्चों के ग्रुप को मैंने कह दिया एक्सीलेंट, ठीक है। उसी तरीके से जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर हो रही है उन सबको मिलाकर मैं क्या कह दिया? मेटाबॉलिज्म। यही मेटाबॉलिज्म होता है। और बेटा चूंकि वी आर स्टार्टिंग इन क्लास 11, वी शुड गो सम लिटिल बिट ऑफ डीप, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला, मेन फोकस एनसीईआरटी रखूंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि बेटा ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज द एनाबॉलिज्म। ये दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। देखो बहुत आसानी से इसके नाम से ही याद आ जाएगा आपको क्या होने वाला है। देखो केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो रहा होगा बॉडी में, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उस रिएक्शन के बाद कुछ बन रहा होगा, या तो उस रिएक्शन के दौरान कुछ बनी हुई चीजें टूट रही होंगी छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। ये दो में से कुछ हो सकता है ना। तो उसी के आधार पर देखो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, दो छोटी छोटी चीजें मिलकर या दो से ज्यादा भी हो सकती है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ओनली टू, ठीक है। Two or more than two smaller particles combines together to form a large particle। किसी भी रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के कुछ बड़ा बना रहे हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इज इट क्लियर? उसी तरीके से एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी पहले से प्रिपेयर्ड बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो अगर किसी रिएक्शन में बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहा है तो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब याद करने का तरीका बताता हूँ। एनाबॉलिज्म में एना है ना स्टार्ट में, एना, तो एना मतलब एनालिसिस समझ लेना। एना मतलब एनालिसिस, एनालिसिस मतलब जैसे समझना, मैंने बोला कि बेटा एक मूवी देख के आना, उसकी एनालिसिस करके मुझे बताना उस मूवी का मोरल क्या था, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था। तो तुमने क्या किया, उसकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया, तब आकर के मुझे मोरल बताया। उसी तरीके से किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तभी एनालिसिस कर पाएंगे, इसीलिए एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो ठीक एक याद हो गया, तो उसका ठीक उल्टा कैटाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस मतलब बनना, तो कुछ बड़ा कैसे बनेगा जब कई छोटे छोटे मिलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कैटाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएगी, मॉलिक्यूल बनाएगी, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में कोई बड़ा मॉलिक्यूल पहले से है, वो टूट करके छोटी छोटी चीजें बनाएगी, ठीक है। दिस वाज द बेसिकली मेटाबॉलिज्म। उसके बाद और क्या चीजें हमको दिखती है तो हम लिविंग कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं? यस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस समझते हो बेटा? कोई चीजें हम स्टिमुलेट कर रही, हम उसको सेंस कर पा रहे हैं, हाँ? और सेंस ही नहीं कर रहे, उस पर हम रिएक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज एबिलिटी इज ओनली बीइंग हैड इन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं आता। अब लकड़ी है, लकड़ी की कितना भी चीटी काटो ना, तो ऐसे थोड़े करेगा, क्या है, ऐसे नहीं करे। और हमें कोई चीटी काटे तुरंत रिएक्ट करते हैं, समझ जाते हैं, ये कॉन्शियसनेस है। और एक और चीज बताता हूं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर लिविंग थिंग होगा तो सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर उसकी होगी। इसकी स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, जो फिजियोलॉजी का, वो सेल के यूनिटी से बना होगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें देखने को अगर मिलती हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है कि चीजें लिविंग है। इज इट क्लियर? तो इसको नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे अब थोड़ा सा डिटेल इनको देखते हैं, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन फर्स्ट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बेटा अब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखा, जो हमारे दिमाग में आते हैं, वी आर गोइंग टू कॉन्फिडेंशियल अबाउट द थिंग्स इज लिविंग और नॉन लिविंग, उसको एक एक करके समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रोथ। अभी पैरा 1.1 चल रहा है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा लेंथी है और आज हम यहीं तक हैं, पैरा 1.1, ठीक है। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करें बेटा, तो व्हाट इज ग्रोथ? कैसे कह सकते हैं किसी में ग्रोथ हो रहा है? अगर देयर इज एन इंक्रीज इन साइज, अगर किसी चीज की साइज बढ़ रही हो, या फिर इंक्रीज इन मास, उसका वजन बढ़ रहा हो, इन सारी चीजों को देखते हुए हम समझते हैं कि द थिंग इज गोइंग ग्रोथ। अब एक लड़का है, मैंने उसको देखा तो बहुत पतला, अचानक देखा कुछ दिन बाद कि तो मोटा हो गया, तो मैं क्या कहता हूँ, अरे जब ग्रोथ हो गई तेरे में, तो ग्रोथ है। तो इंक्रीज इन साइज हो, इंक्रीज इन मास हो, इन सारी चीजों से हम ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ बेटा कि ग्रोथ प्लांट के केस में थोड़ा सा अलग है और एनिमल्स के केस में थोड़ा सा अलग है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है बेटा, वो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलता है, थ्रू आउट द लाइफ, मतलब रुकता नहीं है, जब तक है वो प्लांट तब तक चलेगा। हालांकि हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ रखा है या नहीं पढ़े होगे तो आगे पढ़ोगे कि प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टिश्यूज which grows throughout the life, because the cells which are forming that meristematic tissue have the ability to grow throughout the life. And the second type of tissue found in plants are the permanent tissue, which does not grow throughout the life, they grows just at a certain age. After that the ability of division in such cells gets retarded, okay. लेकिन प्लांट्स में बेसिकली ओवरऑल जो ग्रोथ होता है थ्रू आउट द लाइफ होता है, और एनिमल्स में थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता, ओनली टिल
सर्टेन एज, या मैं अगर सर्टेन एज को और बता दूं खुल के, तो बेसिकली 18 से 19 इयर्स, आइदर इट इज मेल, आइदर दे आर मेल और फीमेल, लड़का हो या लड़की, उनमें ग्रोथ देखने को 18-19 तक मिलेगा। अब यहाँ पर ग्रोथ का अलग मतलब मत निकाल लेना, बोलोगे कि यार 18-19 तक तो सिर्फ साइज बढ़ा, हाइट बढ़ी, उसके बाद वो मोटा होता चला गया, दैट इज नॉट द इंक्रीज इन द लेंथ। ओके, तो बेसिकली एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो एक एज तक होता है और प्लांट में, तो यही बेसिक डिफरेंस भी होता है द ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में ग्रोथ में और एनिमल के ग्रोथ में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो क्या मैं ग्रोथ दो तरीके के देखता हूं। एक ग्रोथ अगर किसी बॉडी में बाहर की वजह से हो रहा हो, दूसरा उस बॉडी में ग्रोथ उसके अंदर की वजह से हो रहा हो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, वेट आई एम इरेजिंग दैट, ओके, नोट करते चलिए, मैं मिटाऊंगा ताकि उसे मैं दिखा सकूं, ठीक है। नोट इट डाउन फर्स्ट बेटा। हाँ, अब देखिए बेटा, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी चीजों के वजह से अगर ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। दूसरा इंटरनल ग्रोथ बेटा, इंटरनल ग्रोथ मतलब ग्रोथ ड्यू टू इंटरनल पोजीशन, अंदर ही के वजह से ग्रोथ, जैसे हमारे यहाँ। तो इंटरनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे यहाँ होता है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम छोटे थे, धीरे धीरे हम पर धूल जमता चला गया, हम बड़े हो गए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं ना, अब जैसे रेगिस्तान में जाओगे ना तो बड़े बड़े बालू के टीले दिखेंगे तुम्हें, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। सैंड ड्यून्स नहीं समझ में आ रहा है, देखो इंटरफेस देखना है, देख के याद आ रहा है उसमें, हाँ ये बालू का टीला है, हाँ इसी को सैंड ड्यून बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बालू के टीले में क्या हुआ, हवा के वजह से एक जगह पर बालू इकट्ठी होती गई, एक लास्ट में फाइनली, तो क्या मैं क्या बोलूं कि वहां पर बालू का ग्रोथ हुआ? नहीं, बालू बाहरी इफेक्ट्स की वजह से वहां पर इकट्ठा हुआ और फाइनली वो बड़ी हो गई चीजें, उसका साइज बड़ा हो गया रेगिस्तान के टीले का। तो हम बोल देंगे क्या कि बालू भी लिविंग थिंग है, बालू में भी ग्रोथ हो रही है? नहीं, दैट इज द ग्रोथ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ जो कि अंदर, जैसे हमारे में हम खाते हैं पीते हैं, एनर्जी बढ़ती है, हम मोटे होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ हम लोगों में होता है, ह्यूमंस में। और एक और चीज बता दूं, जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ। तो एक बात याद रखना, ग्रोथ हो तो मत फिसल जाना कि कहीं भी ग्रोथ हो तो लिविंग, तो ऐसे भी कह दो कि बालू में भी ग्रोथ हुआ है तो बालू इज आल्सो लिविंग थिंग, गलत हो जाएगा, कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ इज ओनली द फीचर ऑफ लिविंग थिंग, एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट एट ऑल द फीचर ऑफ लिविंग थिंग, बिकॉज एक्सटर्नल ग्रोथ इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग में ही सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ, इसका मतलब ग्रोथ दोनों में होता है, लिविंग थिंग में भी, नॉन लिविंग थिंग में भी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में बाहरी पोजीशंस की वजह से ग्रोथ होती है और लिविंग थिंग में अंदर इंटरनल ग्रोथ की वजह से। तो ग्रोथ में भी इंटरनल ग्रोथ इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। पहला समझ में आया? इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं लिविंग थिंग का। अब बोलोगे सर ये डिफाइनिंग फीचर मतलब? हाँ, तो बताता हूं, इसको नोट करिए, अभी समझाता हूं आपको। नोट इट डाउन फर्स्ट। देखो बेटा, फीचर्स मतलब वो चीजें जो दिखे तब जाकर हम डिसाइड करें कि लिविंग है। तो फीचर्स बेटा दो तरह की होती है। फीचर्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, and second one is the defining feature. Characteristic feature are the features basically seen in an organism, but it is not mandatory that it will be not seen on other organism. मतलब ठीक है, किसी में कैरेक्टर दिख रहा है अगर तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ उसी में दिखेगा, ठीक है। और डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी में दिखेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने ग्रोथ देखा,
ग्रोथ, अगर मैं लिविंग की बात कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, तो ग्रोथ ठीक है, अच्छी बात है कि लिविंग में भी दिखता है, लेकिन नॉन लिविंग में भी तो दिखता है। तो इसीलिए ग्रोथ इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग, नॉट अ डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग फीचर सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में दिखे, नॉन लिविंग में एकदम ना दिखे। ठीक है, तो ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ग्रोथ किसमें आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में नहीं हो रहा। तो जो क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में होती है उनको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, और जो क्वालिटी लिविंग में हो और नॉन लिविंग दोनों में हो उसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। ठीक है, द डिफाइनिंग फीचर आर द फीचर्स और द कैरेक्टर्स सीन ओनली इन स्पेसिफिक क्लास। जिसकी बात करेंगे सिर्फ उसी में होनी चाहिए, किसी तरीके से उसमें नहीं। ठीक है, और इसमें दोनों में हो सकता है, लिविंग में भी वो कैरेक्टर दिख सकता है और नॉन लिविंग में भी दिख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप्स के फीचर्स होते हैं। नोट इट डाउन फर्स्ट, नोट इट डाउन बेटा। अब बेटा ग्रोथ के बाद सेकंड रिप्रोडक्शन पे अगर बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी लिविंग होंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे वो नॉन लिविंग है। क्या मैं खुलेआम ये बात कह सकता हूं? नहीं, नहीं कह सकते। क्यों? समझो। ठीक है, जितने लिविंग होते हैं हमें पता है, मैं मानता हूं इसे कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ लिविंग ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो गई ना कि ठीक है लिविंग में चीजें होती हैं, तो हम इसे एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर लिविंग करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे म्यूल। म्यूल का नाम सुना? खच्चड़, हिंदी में खच्चड़ बोलते हैं। ये मेल डॉन्की और फीमेल हॉर्स, मेल डॉन्की और फीमेल हॉर्स, इन दोनों के क्रॉस से बनता है म्यूल, जो कि एक स्टेराइल स्पीशीज है। स्टेराइल मतलब ये नहीं बच्चा पैदा कर सकता। तो अभी हमने देखा कि जितने लिविंग होंगे वो उनको करना ही है रिप्रोडक्शन। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि म्यूल तो लिविंग है, जानवर है, लेकिन तो भी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, स्टेराइल है, बांझ है। ठीक है, और तुम बोलोगे एक ही एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। देखो ये पहला एग्जांपल था म्यूल, दूसरा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मधुमक्खियों में 3 प्रजाति होती है, एक फीमेल मधुमक्खी, एक मेल और एक बीच वाला। ठीक है, जो मेल बी होता है ना, मेल बीज, उनको बोलते हैं ड्रोन, याद रखना। जो फीमेल बीज होती है ना उनको बोलते हैं क्वीन। देखो यहाँ पर भी क्वीन नखरे हैं भाई। और एक इन दोनों के बीच की स्पीशीज होती है, जैसे हम लोग को होता है ना, एक मेल एक फीमेल एक बीच वाला। यस, इसी तरह इनमें भी एक बीच में उनको बोला जाता है वर्कर बीज, वर्कर बीज। तो ये तो ना मेल है ना फीमेल, ये भी तो स्टेराइल हो गया। स्टेराइल मतलब जो अपने बच्चे को पैदा ना कर सके, तो लिविंग होते हुए भी ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आ गए। कुछ ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, बेचारे बांझ होते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को ठीक है मान लेते हैं कि कैरेक्टर है, लेकिन वी कैन नॉट जस्टिफाई द रिप्रोडक्शन एज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, एकदम खुल के नहीं बोल सकते, हाँ हल्का फुल्का कह रहे हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, अभी मैंने बताया कि जितने भी केमिकल एक्टिविटीज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है अभी तक में, अभी जो लिस्ट में हमने देखते आ रहे हैं नीचे की तरफ, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, नथिंग एल्स। किसी भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, नॉन लिविंग में नहीं होगा, और जितने भी लिविंग होंगे उनमें होगा ही होगा। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डिफाइनिंग पहला मिला बच्चों को। ठीक, उसके कॉन्शियसनेस की बात करूं, इट इज एन रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस। ठीक है, सेंस कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट को, उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की चीजें हमारे पर प्रभाव डाल रही हैं तो उस पर हम उसको रिएक्ट कर सकते हैं। इस एबिलिटी टू
एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिएक्ट टुवर्ड इट, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? एबिलिटी टू सेंस एज वेल एज, सेंस ही नहीं करना बस, मतलब किसी ने चींटी काटा तो बस समझ गए कि चींटी काटा, बस ऐसे रुके, ऐसा तो नहीं है, उसको एग्जाम घुमाना भी तो है। एज वेल एज रिस्पॉन्स टुवर्ड दैट, उस पर रिस्पॉन्स भी करना है, इसको कॉन्सिस्टेंसी, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा और हर लिविंग में होगा, किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा। ठीक, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अभी तक दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आए हमारे पास, डीपी, डीपी, ये सब तो ठीक है, प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है, ये दोनों जनरल प्रॉपर्टी में है, लेकिन ये दोनों खुलेआम ऐसे प्रॉपर्टीज है सिर्फ और सिर्फ ताल ठोक के कह सकते हैं कि लिविंग में होगा। उसके बाद पांचवा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज आल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बताता हूं कैसे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनी होती है, सेल्स की यूनिटी से बनी होती है। ठीक है, तभी तो सेल के अंदर प्रोसेस चल रहा है जो कि फाइनली रिजल्ट्स टू द फंक्शन ऑफ बॉडी, और ये नॉन लिविंग में होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी डिफाइनिंग। तो टोटल प्रॉपर्टी में से तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमको मिल गए, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन है, हम बातचीत किया जा सकता है इस पे, लेकिन आगे वाला तुरंत सवाल कर देगा कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ग्रोथ इज एन प्रॉपर्टी ऑफ, तो देखो तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो वहां फंस जाओगे। तो वहां उसको ये समझाना है कि ठीक है, प्रॉपर्टी होती है लिविंग में ग्रोथ की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में नहीं। और अगर हाँ चाहते हो कि ऐसी प्रॉपर्टी बताएं कि कोई आगे वाला कुछ बोल ही ना पाए, तो ये तीन है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया पैराग्राफ 1.1 में। आई होप 1.1 तक एक एक एनसीईआरटी दिया। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी का इंटरफेस, ये पैरा 1.1 है, इसमें एक एक चीजें तुम ध्यान से देखो। ठीक है, मैं हाईलाइट भी करा देता हूं एनसीईआरटी से। ये हमारा 1.1 है, व्हाट इज लिविंग, है ना, देखते रहना इंटरफेस। पहला ग्रोथ से स्टार्ट किया हमने भी, इसमें साफ लिख दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग ग्रोथ होगा, लेकिन अगर लिविंग है तो उसमें सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होगा अंदर के वजह से, एक्सटर्नल ग्रोथ है तो वो नॉन लिविंग है बाहर की वजह से। ठीक है, इसके बाद देखो, उसके बाद दिया हुआ है इन प्लांट्स द ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पान, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ होगा, एनिमल में सिर्फ एक सर्टेन एज तक होगा। ठीक है, हाँ, और प्लांट में जो बेसिकली ग्रोथ होता है वो सेल डिवाइड कर करके करते हैं, एक सेल से दो, दो से चार, ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन दिया है। रिप्रोडक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब हर लिविंग में नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल तुम्हें दिखाया ना, ये देखो, इंटरफेस हटाता हूं एक मिनट, ये देखो, ये कुछ एग्जांपल है म्यूल, स्टेराइड, ये लोग लिविंग होते हुए भी नहीं बच्चा पैदा कर सकते रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंटरफेस पे, देखो देखते रहना इंटरफेस पे। रिप्रोडक्शन हो गया, इसके बारे में हमने बात कर लिया। हाँ, एक चीज बता देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है, नहीं चाहता छूटे, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर समझते हो, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे बनी होती है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल की उसको मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लगभग एक ही वर्ड हो जाता है। पूछो कैसे? चूंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब एक सेल से दो सेल होगा, ये तो जैसे ही एक सेल से दो सेल होगा दूसरा बॉडी बन गया, क्योंकि एक ही सेल बनना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ही ग्रोथ होता है तो कह लो कि एक तरह से रिप्रोडक्शन हो गया, ना चाहते हुए भी ग्रोथ कहो या रिप्रोडक्शन बात ही एक ही है यूनिसेलुलर में। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर केस में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, एक सेल दो सेल में बनेगा, दो सेल फिर चार सेल में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी नहीं हो रही, एक ही बॉडी में सेल्स बढ़ रहा है। तो यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही होता है। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको समझा दिया, हो सकता है आप पढ़ते तो ये ना समझ में आता। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिया है, सेल की बनी हुई है इसकी बॉडी, कॉन्शियसनेस दिया हुआ है, जिसमें से कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मेटाबॉलिज्म, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने बेसिकली 1.1 तक पूरा क्लियर कर लिया। कंटिन्यू रहिए, नेक्स्ट पार्ट में 1.2 से और लास्ट तक कंप्लीट करेंगे।
Thank you. Continue in our channel.